कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी रोजाना की तरह एक बार फिर समाचारों की समीक्षा के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज शुरुआत दैनिक जागरण से करते हैं। दैनिक जागरण में एक लीड स्टोरी जो है वो है हाई कोर्ट से संबंधित। दिल्ली के हाई कोर्ट में ये मामला है। पति पत्नी के बीच अविश्वास का भाव, पत्नी को लगता है पति का कहीं और अफेयर चल रहा है, मामला कोर्ट में है। तो कोर्ट ने पहली बार अपना ये इरादा जाहिर किया है कि यदि व्यभिचार से शादी टूटी तो प्रेमी हो अथवा प्रेमिका, जो दोषी ठहराया जाएगा उसको अब जुर्माना भरना पड़ेगा। हाईकोर्ट बोला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्राइम नहीं, इसके नतीजे खतरनाक हैं। खबर बहुत गंभीर है। हमारे यहाँ के जो कानून है, या ये कहें कि जिस तरह के लोग हम चुन के भेजते हैं लोकसभा या विधानसभा में, तो जैसे लोग हम चुन के भेजते हैं कानून भी वैसे ही बनते हैं। अब देखिए, भारतीय संस्कारों में जिन विवाहेतर संबंधों को हमने व्यभिचार माना है, गंदा कर्म जिन्हें छुपाया जाता है गलत लोगों द्वारा, उन्हें क्राइम नहीं माना है। उस कानून ने, जो कानून हमारे लोगों ने बनाया, किन्ने जिन्हें हमने चुन के भेजा, अब हमने कितने भले लोगों को चुन के भेजा, ये इससे जाहिर होता है कि लिव इन ये हमारे लोगों ने बनाया, जिनको हमने चुन के भेजा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्राइम नहीं, ये किसने बनाया? जिनको हमने चुन के भेजा। तो खबर का अपना एक अलग महत्व है कि आखिर हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचने लगा है कि केवल पति ही क्यों या केवल पत्नी ही क्यों, अब तो जिन दोनों में से जो गड़बड़ करेगा उसको अब जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये लीड स्टोरी बड़ी महत्वपूर्ण ली है जागरण ने। इसके बाद दैनिक जागरण के दूसरे सेकंड फ्रंट पर चलते हैं। यहाँ भाजपा विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी एक सवाल है उनका। जाहिर है इस आशय के नोटिस शासन पक्ष को, आरोपी पक्ष को, पुलिस को, जांच एजेंसी सबको जारी किए गए हैं, क्योंकि इसमें एक हत्या का आरोप है विधायक पर। इत्तेफाक से विधायक सत्ता पक्ष का है। तो ये हम सभी जानते हैं, सरकार किसी की भी हो, एक तो वीआईपी, फिर ऊपर से सत्ता पक्ष का हो, तो उसको पुलिस की ओर से प्रोटेक्शन मिलना एक सहज प्रक्रिया हो जाती है। इससे कई बार न्याय प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि मामला अब छतरपुर जैसे एक छोटे जिले से निकलकर सीधा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, और वहां सुप्रीम कोर्ट को सवाल करना पड़ा भाजपा विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जबकि वो गंभीर हत्या के मामले में आरोपी है। तो निसंदेह कुछ पॉजिटिव निकलेगा। सेकेंड लीड है, पति ने सुपारी देकर पत्नी पर करवाए चाकू से 40 वार, 50,000 में दी थी सुपारी, अय्याज पति गिरफ्तार। अभी हम फ्रंट पे पढ़ रहे थे पति पत्नी के एक्स्ट्रा अफेयर। मामला ये भी कुछ ऐसा ही है। पत्नी इस बात से परेशान है कि पति अय्याश है, और इस अय्याशी में वो अपनी करोड़ों की पैतृक जमीन तक बेच चुका है। और अब स्थिति ये है कि पत्नी उससे प्रतिवाद करने को तैयार रहती है। इससे परेशान होकर पति ने बदमाशों को सुपारी दे दी और 40 बार चाकुओं से वार अपनी पत्नी पर करा दिए। यानी सीधा सीधा ये हत्या के प्रयास का मामला था। तो अब देखते हैं ये तीसरी खबर लेंगे। इसे पोते की चाह में 4 माह की पोती के मुंह में गमछा ठूंस दिया, दादी ने पोटली बांधकर कुएं में फेंका, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गंभीर खबर है, वह संवेदनशील खबर है, और एक दाकिया न्यूज की सोच जो हमारे समाज में अंदर तक बैठी है कि बेटा ही उद्धार करेगा, बेटा ही सेवा करेगा, बेटे से ही वंश चलेगा,
और बेटा ही पूर्वजों को पानी दे पाएगा। और बेटियों की सबसे नेगेटिव जो पाई जाती है वो होता है दहेज कांड। ये कुछ कारण ऐसे हैं जिसके चलते लोग बेटियों की हत्या तक कर देते हैं। कुछ गर्भ में मार देते हैं और कुछ गर्भ के बाहर आने पर खात्मा कर देते हैं। अब जैसे दादी है, दादी हुई, नानी हुई, इनका बड़ा विशेष प्रेम होता है अपने नाती पोतों पे। और लोग कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है बड़े बूढ़ों को। लेकिन देखिए दादी ने एक पोते की चाह में पोती के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जब उसकी सांसें थम गई, उस 4 माह की बच्ची को एक पोटली में बांध के कुएं में फेंक दिया। इस मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाली खबर है। इंसान को थोड़ा सा ये याद करने की आवश्यकता है कि उसके अंदर एक तत्व ईश्वर ने संरक्षित किया है जिसे कहा गया इंसानियत। यही शेष न रही तो फिर क्या बेटा करेगा, क्या नाती पोते करेंगे। लास्ट पेज पे सुप्रिया सुले जो एनसीपी की नेत्री हैं, इनका एक ट्वीट आया है। इन्होंने आदमी की गरीबी, उसकी आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था को ध्यान में रखकर रिजर्वेशन की वकालत की है। राजनीति में इस तरह के बयान देना अक्सर नुकसानदायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि राजनीति जनहित के लिए ना की जाकर आजकल जनरंजन के लिए की जाती है। जनता का हित हो या ना हो, उसे अच्छा लगना चाहिए। वो अच्छा क्या लगता है? जातिगत आरक्षण, धर्म आधारित आरक्षण, संप्रदाय आधारित आरक्षण। तो इनसे वो लोग लाभ ले रहे हैं जो जाति विशेष अथवा संप्रदाय विशेष के होने के नाते, चाहे करोड़पति हो या अरबपति हो, उनको पात्रता मिली हुई है। ये ठीक है, क्रीमी लेयर की कहीं कहीं बंदिशें अब लगने लगी हैं। फिर भी सुप्रिया सुले का ये बयान बहुत स्वागतीय है। मैं एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति होने के बावजूद भी उनके इस बयान का स्वागत करता हूं कि आरक्षण अर्थ आधारित ही होना चाहिए ताकि उसका लाभ वास्तविक गरीब को मिल सके, ना कि जाति विशेष का होने के कारण। दैनिक भास्कर विज्ञापनों से भरपूर है, पहला दूसरा पेज। हाँ, आज सेकंड पेज जो फ्रंट है वो फर्स्ट फ्रंट के रूप में है। यहाँ एक वैकल्पिक खबर कहेंगे या वैकल्पिक घटनाक्रम पर एक खबर बनी है जो लीड बनाई है दैनिक भास्कर ने। ट्रंप वीजा वॉर के बीच चीन का के टैलेंट वीजा ऑफर आ गया है। अब जैसा मैं देखा था, उन्होंने 88 लाख रुपए नए वीजा पर लगा दिए। तो अब स्थिति ये बन रही है कि भारतीय लोग या भारत के समकक्ष और देशों के लोग कैसे अपना कैरियर बनाने के लिए अमेरिका जा पाएंगे, इसको लेकर बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस बीच चीन ने के टैलेंट वीजा ऑफर दे दिया है, और ये ऑफर इसलिए है ताकि जो वर्ल्ड का जो टैलेंट है वो चीन अपने यहाँ आकर्षित कर पाए और अपने जो उसका उत्पादन है, उत्पादन के क्षेत्र में चीन एक बहुत बड़ी हस्ती रखता है, उसको और अधिक निखार पाए। और जो लोग अमेरिका से निराश हैं वो चीन की ओर रुख कर पाए। तो ये कहते हैं ना, ये आपदा में अवसर, तो ये अवसर चीन को मिला है और उसका वो पूरा लाभ लेना जानता है। यूपी से अच्छी खबर आ रही है, सेकंड लीड है दैनिक भास्कर की। वाहन पर जाति का स्टिकर नहीं लगेगा, बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे, जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है यूपी शासन का। जातियों के नाम पर इस देश को इतना बांटा गया है कि अब कई बार लोगों को जाति श्रेष्ठ लगती है, देश सेकंड नंबर पर चला आता है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न शहरों में जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर मारकाट मचती है, दंगे होते हैं, आगजनी हो जाती है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और उनका काम करने का जो तरीका है तो वाकई में एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के रूप में उनको स्थापित करता है। और ये जो उनका प्रयास है, मैं समझता हूँ शायद ही कोई जाति, कोई संप्रदाय इसका विरोध कर पाए। हर नेता को इस तरह के निर्णय लेने की आवश्यकता है। शायद हमारा देश एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी के रूप में, नई शख्सियत के रूप में अपना अस्तित्व स्थापित कर पाए। फ्रंट पेज की आखिरी खबर है, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई कल से। ये अच्छी खबर है। 27% आरक्षण ओबीसी को मिले। इसको लेके ओबीसी वर्ग, ओबीसी
से संबंधित अनेक संगठन लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा हम जानते हैं, राजनीतिक दांव पेच में शासन अपने दायित्वों से बचना चाहता है और विपक्षी उसे कलंकित करना चाहता है। तो इस दांव पेच में पक्ष में विपक्ष में अनेक याचिकाएं लग जाती हैं और कई बार ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि शासन दायित्वों से बच रहा है या विपक्ष उसको परेशानी में डालने के लिए, उसे शर्मिंदा करने के लिए अनेक पेचीदगियां उत्पन्न कर रहा है। यही कारण है बहुत सारी याचिकाएं हाई कोर्ट में चल रही थी आरक्षण को लेकर, और ये तय नहीं हो पा रहा था कि आखिर किस ट्रैक पे ये आरक्षण को ले जाया जाए। खैर, अब हाई कोर्ट ने काफी हद तक तस्वीर साफ कर दी है और उसी के चलते अब मध्य प्रदेश शासन ने सभी विपक्षी दलों को, अपने पक्ष के दलों को इकट्ठा करके इस नतीजे पे पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है कि हम सभी 27% आरक्षण की एक स्वर में बात करें। और दूसरी बैठक में जो प्राइवेट याचिकाएं थी, उनके जो वकील थे, शासन के जो वकील थे, विपक्ष के जो वकील थे, वो सब भी बैठे और सब में भी ये सहमति बनी। नोकझोंक भी हुई, थोड़ी आरोप प्रत्यारोप भी हो, लेकिन अंत में ये सार निकला कि हाँ, अगली पेशी पे अब हम सभी लोग मिलके 27% ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे। तो अब ये उम्मीद हो सकती है कि हाँ, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने जा रहा है। एक खबर ऐसे अच्छी कहें बुरी कहें, इसे पाठकों के विवेक पे छोड़ना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तरफ विकास है, एक तरफ पर्यावरण है। दैनिक भास्कर का ये सेकंड फ्रंट कहेंगे, वैसे तो थर्ड फ्रंट होता है, लेकिन विज्ञापनों की वजह से ये अब सेकंड फ्रंट हो गया है। लीड की खबर है, अटक सकता है अयोध्या बाईपास का चौड़ीकरण, क्योंकि 9000 पेड़ों की कटाई की अनुमति में देरी लग रही है और NHAI पर रोज लग रही है 9 लाख की पेनल्टी। काम लेट हो रहा है तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उस पर 9 लाख रुपए का डेली पेनल्टी के रूप में खर्चा आ रहा है और काम है कि थमा हुआ है, क्योंकि यदि ये बाईपास पूरा करना है तो 9000 पेड़ों की कटाई संभव है। अब एक और विकास है, एक और पर्यावरण है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सही भोपाल का पर्यावरण अब थोड़ा सा प्रदूषित हो रहा है, बिगड़ रहा है। कारण यही है कि हम पता नहीं क्यों इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं कि ये नहीं सोचते कि इनके आड़े बहुत सारे वृक्ष आ रहे हैं। एक तो इनके बदले में नए वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं वो इतनी औपचारिकतापूर्ण कार्रवाई होती है कि सारे के सारे सूख जाते हैं, मर जाते हैं। लिहाजा ये मान लिया जाता है कि जितने पेड़ कट गए उतने कम हो गए, इनकी क्षतिपूर्ति किया जाना अब असंभव है। तो ऐसे प्रोजेक्टों से शासन को और विभागों को बचना चाहिए। भाई, विकल्प और भी हो सकते हैं। पेड़ों को काटने के अलावा यदि विकास होता है तो पर्यावरण बचा रहेगा, और जब पर्यावरण बचेगा तो फिर मानवीय अस्तित्व को चुनौतियां उत्पन्न नहीं होगी, और जब मानव ही यदि नहीं रहेगा तो ऐसे विकास को हम क्या करेंगे। लिहाजा पर्यावरण बचाओ, मानव को बचाओ, और मानव के लिए विकास के खाके पर्यावरण की संवेदनाओं को ध्यान में रख के बनाते चलोगे तो ठीक रहेगा। दैनिक भास्कर विज्ञापनों चलते आजकल 2 संस्करणों में आ रहा है। सेकंड संस्करण का शायद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रंट है। सेंटर की खबर है 5,49,00,000 रोज मुफ्त राशन ऐसे लोग ले रहे हैं जो अपात्र हैं। 5,49,00,000, इसे अपन कहेंगे 5.5 करोड़ लगभग। ये लोग जीएसटी भरते हैं, रिटर्न भरते हैं। अब जीएसटी की अपन देख रहे हैं, एक तो सीमा इतनी ज्यादा हो गई है, 1 लाख रुपया प्रति महीना कमाने वाला व्यक्ति अब जीएसटी के दायरे में आ पाता है। तो जो लोग जीएसटी भर रहे हैं वो लोग अब मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक ये कोरोना काल में शुरू किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जीएसटी भरते हैं, यानी लाखों की कमाई जिनकी है, और उनको राशन की लाइन में लगते शर्म नहीं आती। ये बड़ा अचंभित विषय है। शासन को ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपनाने की आवश्यकता है। चलिए, इसके बाद दैनिक भास्कर के बाद अब पत्रिका पे आते हैं। पत्रिका की लीड स्टोरी, बॉडीगार्ड सैटेलाइट ड्रोन योद्धा बनाएंगे हमारे आकाश को अभेद। विज्ञान को लेकर भारत ने एक बदलाव वाली करवट ली है। 1-2 दशक पहले तक भी हम ये कल्पना नहीं कर सकते
कि हम मंगल पर, हम चंद्रमा पर, हम आकाशगंगा में, हम अंतरिक्ष में हम इतने मजबूत कदम रखेंगे कि दुनिया हमारी और आशा भरी निगाहों से देखेगी और दुनिया भर के सैटेलाइट हम लॉन्च कर पाएंगे। आज स्थिति देखिए आप कितनी अच्छी है, और खासकर ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बाद तो कहना यही तो है नरेंद्र मोदी का एक बोध वाक्य, आपदा में अवसर। उन्होंने उस ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले कि अब हम उसको आगे बढ़ चले हैं। कि देखिए वो ड्रोन वॉर था, और उस ड्रोन वॉर में हमने जो उपलब्धियां पाई, अब हमने उसके लिए आकाश खोल दिया है। तो अब ड्रोन योद्धा हमारे तैयार हो रहे हैं, ये बॉडीगार्ड सैटेलाइट की सुरक्षा करेंगे। बीएसएफ के 47 ड्रोन कमांडो तैयार हो गए हैं, सेना भी तैयारी कर रही है, और मध्य प्रदेश में इसका पहला स्कूल खुल गया है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात है। 50 सैटेलाइटों से उपग्रहों की रक्षा होगी। 27,000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने इसके लिए दिया है। पीओके वाले खुद कहेंगे हम भारतीय, राजनाथ का कहना है। दरअसल हम जब सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत होते हैं तो फिर जो आसपास के हमारे देश हैं, जिन्हें हमने हमेशा मित्र देश माना है, लेकिन जहां से शत्रुता का व्यवहार हुआ वहां उनको मुंहतोड़ हमने जवाब भी दिया है। लेकिन पीओके हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो हमारा है। तो अब स्थिति वाकई में ऐसी बनने लगी है कि पीओके से लोग भारत में शामिल होने के लिए उतावले हैं, और हमारा यह आत्मविश्वास है कि जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, पीओके क्या पूरे पाकिस्तान के लोग ये कल कहने वाले हैं हमसे भारत भला। 47 की जो दीवार थी, यदि वो गिर जाए तो जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को भी उस गति के साथ आगे बढ़ने से शायद ही कोई रोक पाए। ईश्वर पाकिस्तान की जनता को सद्बुद्धि दे, क्यों नेता तो भ्रष्ट हैं और अपने लाभ के लिए वो जनता को भारत के खिलाफ बरगलाते रहती है। इस बार जो नवरात्रि की धूम है वो गरबा को की कम है, खरीदी की ज्यादा है। हम सभी जानते हैं गरबा का उत्सव होता है जब नवरात्रि आती है, तो लड़कियां, महिलाएं, इनका अलग उत्साह होता है और बाजार में रौनक तो आती ही है। लेकिन इस बार जब जीएसटी कम हुई है तो लोग जीएसटी के दृष्टिगत खरीदारी करने जा रहे हैं। क्यों कि ये छोटी सी चीजें लेने जब जाते हैं तो वो 5 और 18% के दायरे में आ गई है, तो ये बड़ा स्लैब टूटा है ये जीएसटी का। तो कई सारी चीजों पे इतना ज्यादा, मतलब अगर ऑफर भी नहीं है कंपनियों की ओर से, तब भी जीएसटी के कारण कुछ चीजों में इतनी गिरावट आ गई है, हर कोई बाजार की ओर रुख कर रहा है। और ये भारत की बहुत बड़ी जीत है कि जब ट्रंप दुनिया भर के टैरिफ लादने के मूड में है, तब भारत एक निष्प्रखर होके त्योहारी खुशियों में रंगा हुआ नजर आ रहा है, अपनी मस्ती में मस्त। ये भारत की अपनी एक नई जीवन प्रणाली है। पत्रिका सेंट्रल स्टोरी है, 3 साल की बेटी को बचाने कुएं में कूद गई माँ, बेटी और गर्भ में पल रहा बच्चा, तीनों समाप्त हो गए। देखिए अभी हमने खबर पढ़ी थी, पोते की चाह में एक दादी ने पोते के मुंह में कपड़ा ठूस के उसे मार डाला और इसके शव को कुएं में फेंक दिया। एक ये माँ है, इसने 3 साल की बेटी को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, तब जब वो स्वयं गर्भवती थी। नतीजा हालांकि नकारात्मक है, ना वो खुद बची, ना पेट का बच्चा बचा और ना 3 साल की बेटी बची। लेकिन ये माँ का असल स्वरूप है कि माँ क्या नारी को ममता का प्रतीक माना गया है, और जब माँ में और नारी में इतनी ममता होती है तो फिर परिणाम भले ही नकारात्मक आए, लेकिन संदेश इतना पॉजिटिव है कि ये नारियों को एक नई ऊर्जा देता है, नई सोच देता है और उन्हें त्याग की मूर्ति के रूप में स्थापित करता है। पत्रिका की लीड स्टोरी बड़ी दर्दनाक है। इंदौर के बीच बाजार में भर भरा कर गिरा 3 मंजिल का मकान, 13 लोग दब गए, 12 को निकाला, 1 की मौत हो गई है। लेकिन आशंकाएं मौत का आंकड़ा बढ़ने की ज्यादा है, क्योंकि इसमें कई परिवार निवासरत थे, भगने का मौका नहीं मिल पाया, काफी लोग दबे हुए हैं। खबर लगने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। ईश्वर करे सब कुछ शुभ हो, लेकिन आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। मानसिक रूप से इंदौर वासियों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पत्रिका के अंतिम पृष्ठ पर एक अच्छी खबर है, अरुणाचल डेडलाइन से लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने व्यापारियों को दिया स्वदेशी का मंत्र। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, हालांकि छोटे से स्पेस में इसको प्रिंट मिला हुआ है।
आजादी के पहले स्वदेशी हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र हुआ करता था। महात्मा गांधी से लेकर अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक इस मंत्र को लेकर अंग्रेजी शासन पर हावी थे और इसने हमें आत्मनिर्भरता का आभास कराया। आज फिर वही समय है। उस वक्त एक देश विशेष के अंग्रेज हम पर हावी थे। आज बहुत सारे देश भारत की आजादी से, उसके विकास से जलते हैं। यही कारण है कोई टैरिफ लगाता है, कोई वीजा पे रोक लगाता है। तो अब हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का मंत्र हमें दिया है। तो अब अच्छी बात यह है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारियों के बीच जाते हैं, छोटी दुकान पर चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप स्वदेशी रखें। ग्राहकों से कहते हैं आप स्वदेशी खरीदें। अच्छी बात यह है कि व्यापारियों ने भी अब बोर्ड लगा लिए हैं, हमारे यहाँ स्वदेशी सामान उपलब्ध है। ग्राहकों द्वारा भी दुकानदारों से ये पूछा जा रहा है आपके यहाँ स्वदेशी सामान कौन कौन सा उपलब्ध है, ताकि हम खरीदारी कर सकें। अच्छा भाव है। स्वदेशी एक ब्रह्मास्त्र है विदेशी आक्रांताओं से निपटने का, क्योंकि अब युद्ध आर्थिक ज्यादा हो गए हैं, सामरिक कम। तो आर्थिक स्तर पर जब युद्ध की बात है तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। इसके सारे हम बड़े बड़े टैरिफों से मुकाबला लेने में सक्षम साबित होंगे। नव भारत सेकेंड लीड खबर है। डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, सीएम ने व्यापारियों को बताए जीएसटी के फायदे। त्योहार तो है ही नवरात्रि, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ा त्योहार बन गया है। और ये बड़ा इसलिए बना है कि एक तो दिवाली आ रही है, नवरात्रि से दिवाली का एक माहौल बनना शुरू हो जाता है। बिहार के चुनाव सामने है और अब जो आने वाला समय है वो एक तरह से तैयार कर रहा है अपने आप को आगामी चुनाव के लिए। तो ऐसे में जब जीएसटी बहुत बैकफुट पर आती है और इसका बहुत सारा लाभ जनता को मिलता है, तो अधिकार जाता है सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाए, और वो जा भी रही है। और खासकर जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री होने के नाते जाते हैं, अंडरस्टूड है सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसद उनका अनुसरण कर रहे होंगे। सेंटर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रमुख मोहन भागवत जी हैं। काफी सकारात्मक बातें वो देश को देते हैं और इस खबर के माध्यम से भी वो ये कहते हैं हमारी सरकार, हमारा देश समस्त प्रतिकूलताओं से जूझने में सक्षम है और आश्वस्त रहें, हम संघर्ष करते रहे तो बहुत जल्दी समस्त प्रकार की प्रतिकूलताओं से बाहर निकलने भी जा रहे हैं। ये भाव व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव और प्रवाह दोनों पैदा करता है। फ्लैश में योगी आदित्यनाथ को जगह दी है। हालांकि इस खबर का उल्लेख हम दूसरे समाचार पत्र में कर चुके हैं, क्योंकि फ्लैश है, लीड और फ्लैश फ्रंट की बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। फ्लैश दी है तो योगी जी का यहाँ उल्लेख करना बनता है। यूपी में एफआईआर में नहीं होगा जाति का उल्लेख। देखिए, एक तो उन्होंने कह दिया है अब गाड़ियों पे, दुकानों पर, राजनीतिक रैलियों पर जातियों का प्रभाव दिखाई नहीं देगा, जातियों के नाम दिखाई नहीं देंगे। और अब जब एफआईआर लिखी जाएगी तो एफआईआर में जो जाति चूसक शब्दों का इस्तेमाल होता है अब वो नहीं होगा। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी लड़ाइयाँ आज अपने और पराये फायदे और नुकसान को लेकर ज्यादा होती हैं। उसमें कोई कटाक्ष निकल जाए तो बात अलग है, बाकी ठीक है। अधिकांश लड़ाई झगड़ों में अब जातियों का मसला होता ही नहीं है। लेकिन एससी एसटी एक्ट के तहत नाजायज फायदा लेने के लिए कई बार इसमें जाति सूचक गालियां शामिल की जाती हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब अपवाद स्वरूप ऐसी चीजें रह गई हैं। आखिरी में आखिरी पेज पर भी डॉक्टर मोहन यादव ही हैं। उनका कथन है 2035 तक 33,000 मेगावाट सौर क्षमता हमारी हो जाएगी। बहुत अच्छी खबर है। अच्छी इसलिए है कि पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कोयला, अधिकांश कोयला उसी पर आधारित हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने कार्यक्रमों में कहा, कोयला एक ऐसा तत्व है जो आज नहीं कल खत्म होना है। लेकिन सूरज की ऊर्जा ये अक्षुण्ण है, सदैव रहने वाली है। यदि इस पर भारत अपने प्रायोगिक कदम आगे बढ़ा रहा है तो फिर ये लंबे समय तक साथ देने वाले हैं और इसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी होनी है। लिहाजा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए अच्छी खबर है। और जब आम आदमी जो मकानों के मालिक हैं, जिनकी दुकानों पे स्पेस है, वो भी अब
सौर ऊर्जा के संयंत्र अपने मकानों पर लगाने में उत्साह दिखाने लगे हैं, तो फिर आज जब हम इस स्थिति में आ गए हैं, 2003 के पहले लाइट आती कम थी, जाती ज्यादा थी। आज स्थिति ये, हमारी गाड़ियां तक चार्ज हो रही हैं, मोबाइल चार्ज हो रहे हैं, हम सुबह शाम रात दोपहर हर समय बिजली के संपर्क में है। तो फिर ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जब हम आएंगे, निसंदेह क्षमताएं और बढ़ेंगी, विकास और बढ़ेगा, पर्यावरण और संरक्षित होगा। इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज आपसे विदा चाहता हूं। हमारे कंटेंट जन सरोकार से युक्त रहे हैं तो प्लीज इन्हें वायरल करें, इन्हें लाइक दें। आपके कमेंट्स बताएंगे हम कितने सक्सेस रहे और हमें सुधार के क्या प्रयास करना चाहिए। तो सलिल संदेश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि का दूसरा दिन है, आप सभी को शुभकामनाएं। फिर मिलेंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।